छोटे साले वांग ने 5 करोड़ युआन का कर्ज लिया था, लेकिन संपर्क के लिए मेरा नंबर छोड़ दिया। जब वह कर्ज बढ़कर 10 करोड़ युआन तक पहुंच गया तो खतरनाक कर्ज वसूलने वाले सीधे मेरे घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। मैंने बहुत देर तक उनसे विनती की और बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस भेजा। उनके जाने के बाद मेरी पत्नी और सास डरते डरते बेडरूम से बाहर निकली। मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तलाक। मैं खाली हाथ चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा कर्ज नहीं उठाऊंगी। अपना कर्ज खुद संभालो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने कितनी ही बार समझाया कि पैसा उसके भाई ने उधार लिया है, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तभी मेरी सास ने जोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम मेरी बेटी को अपने कर्ज में फंसाना चाहते हो और ऊपर से मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तलाक लो, अभी तलाक लो, और सच जानना है तो सुनो। रुओलान, तुम्हारे अच्छे दोस्त शू सेनियन के बच्चे की मां बनने वाली है। अब कोई उम्मीद मत रखना, बस तलाक। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैं तो सिर्फ यह पूछने वाला था कि क्या तुम्हें इस मुश्किल समय में मेरी मदद की जरूरत है। बात अचानक तलाक तक कैसे पहुंच गई? कुछ देर बाद मैंने सूखी आवाज में पूछा, तुम शू सेनियन के बच्चे की मां बनने वाली हो? यह कब हुआ? झांग रुओलान ने घृणा से मुंह फेर लिया। तो क्या हुआ अगर हूं? जियान हुआई, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारे जैसा निकम्मा पति नहीं चाहिए जो सिर्फ कर्ज लेता है और जिम्मेदारी नहीं निभाता। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जांग फेंगजुआन ने मुझे चुप देखकर लात मार दी। सुना नहीं, कल हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक ले रहे हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए झांग रुओलान की तरफ देखा। अच्छा हुआ कि हर बार इस निकम्मे के साथ रहने से पहले तुम गर्भ निरोधक गोली ले लेती थी, नहीं तो यह बेकार आदमी बच्चे का सहारा लेकर तुम्हें बांध लेता और अपने कर्ज चुकवाता। मैं तो सोच रही थी कि तुमसे इसका बच्चा पालने को कहूंगी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तो हर बार वह पहले से ही गोली लेती थी। 3 साल की शादी में झांग रुओलान कभी गर्भवती नहीं हुई। झांग फेंगजुआन रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने बार बार कहती थी कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसने मुझे जबरदस्ती अस्पताल में जांच कराने तक भेजा था। रिपोर्ट में मेरे अंदर कोई समस्या नहीं निकली और बात वहीं खत्म हो गई। अब पता चला कि समस्या मेरे अंदर नहीं थी। वह हर बार गर्भ निरोधक दवा लेती रही थी। इतना ही नहीं, वह तो मुझे बेवकूफ बनाकर किसी और का बच्चा पालने की भी तैयारी कर चुकी थी। झांग रुओलान ने ठंडी आवाज में कहा, अपने परिवार को याद करो। उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। वैसे भी मुझे शुरुआत से ही दहेज की रकम पसंद नहीं थी। झांग फेंगजुआन ने थूकते हुए कहा, उस वक्त इतनी छोटी सी शादी की रकम जुटाने में तुम्हें कितना समय लग गया था। कितना शर्मनाक था सब कुछ। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। मेरा दिमाग 3 साल पहले की शादी में लौट गया। शुभ संख्या मानकर 9,09,000 युआन देने की बात तय हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन झांग फेंगजुआन ने झांग रुओलान को कार से उतरने ही नहीं दिया और बोली कि पहले 10 लाख युआन उतरने की फीस दो। मुझे यह हद से ज्यादा लगा, लेकिन झांग रुओलान शादी की कार में रोने लगी। उसने कहा कि उसकी मां की सिर्फ एक बेटी है और उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। आखिर मैंने दांत भींचकर पैसे दे दिए, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही झांग फेंगजुआन ने फिर 1 लाख युआन नाम बदलने की फीस मांग ली। मैंने देने से इनकार किया। यह साफ साफ उगाही थी, लेकिन मेरे पिता बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है और पैसों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। आखिर उन्होंने वह रकम भी दे दी। खुशकिस्मती से मेरे पिता बहुत पहले ही उनके असली स्वभाव को पहचान चुके थे। उन्होंने हमारे परिवार की सैकड़ों अरब की संपत्ति छिपा कर रखी थी। यहां तक कि शादी भी हमारे पुराने घर में करवाई थी, जहां हम अमीर बनने से पहले रहते थे। आखिरकार वे लोग कुल 30 लाख युआन लेने के बाद ही रुके। झांग फेंगजुआन ने दहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया और कहा कि उनका परिवार इतना अमीर नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि पूरे 30 लाख युआन मेरे साले जियांग हाओचेंग को दिए गए थे ताकि वह उन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सके। मेरे पिता ने खास तौर पर मुझे कहा था कि हमारी असली संपत्ति छिपाकर रखो, क्योंकि समय ही इंसान का असली चेहरा दिखाता है। अब लगता था कि वह बिल्कुल सही थे। मैंने गहरी सांस ली और फोन निकालकर जियांग हाओचेंग को कॉल किया।
तलाक मंजूर है, लेकिन उसका कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा। अभी उसे फोन करके सब साफ कर देता हूं। मैंने लगातार कई बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जांग रुओलान ने मेरा फोन जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, तुम सिर्फ इसलिए उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि पापा विदेश यात्रा पर हैं और अभी फोन नहीं उठा सकते। झांग फेंगजुआन ने मेरा फोन दूर लात मारकर फेंक दिया। अपना कर्ज हमसे भरवाना चाहते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? उसी समय मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। शू सेनियन गुस्से से भरा हुआ अंदर आया। जियान हुआई, तुम जानवर हो क्या? तुम पर पूरे 10 करोड़ युआन का कर्ज है। झांग रुओलान तुरंत उसके सीने से लग गई। सेनियन, यह मेरे भाई पर भी झूठा आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि पैसा उसी ने उधार लिया था। शू सेनियन ने उसके सिर पर प्यार से चुंबन दिया। तुम मेरे घर आकर क्यों नहीं रहती? अगर अगली बार कर्ज वसूलने वाले फिर आ गए तो तुम्हें और हमारे बेटे को डर लगेगा। मेरे गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह व्यंग्य से हंसा। इसमें बड़ी बात क्या है? जब जब तुम बिजनेस ट्रिप पर जाते थे तब रुओलान कहां जाती थी पता है? जितनी बार वह तुम्हारे बिस्तर पर सोई उससे कहीं ज्यादा बार वह मेरे बिस्तर पर सोई है। मुझे जानवर कहने के बाद वह झांग रुओलान का हाथ पकड़कर निकल गया। तीनों बिना पीछे देखे मेरे घर से चले गए। मुझे सिर्फ झांग रुओलान की बेवफाई ने ही नहीं बल्कि शू सेनियन की हरकत ने भी झकझोर दिया। शू सेनियन और मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से भाई जैसे दोस्त थे। कुछ साल पहले जब वह बेरोजगार था तब मैंने बिना सोचे उसे 1 लाख युआन उधार दिए थे। बाद में जब उसे नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने उसे एक कंपनी में सिफारिश करके नौकरी दिलाई। धीरे धीरे वह वहां ऊंचे पद तक पहुंच गया और सालाना 50 लाख युआन कमाने लगा। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि वह कंपनी मेरे पिता की थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त को मैं भाई मानता था वही मेरी पत्नी के साथ संबंध बना लेगा। पुरानी यादों में खोया ही था कि तभी मेरे एक सबॉर्डिनेट का कॉल आया। उसने कहा कि प्रेसिडेंट किन, आपको तुरंत कंपनी वापस आना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुरंत कंपनी की तरफ निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि झांग रुओलान, शू सेनियन और जांग फेंगजुआन मेरी कंपनी में बड़ा हंगामा कर रहे थे। झांग रुओलान लीगल डिपार्टमेंट में बैठकर पेपर वर्क कर रही थी। वह बोली, आज से मैं इस बेकार कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हूं। मैं अपनी हिस्सेदारी वापस ले रही हूं। शू सेनियन ने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लाकर उसके सामने रख दिया और बोला, जल्दी साइन करो और फिर तलाक लो। उस 100 मिलियन के कर्ज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जांग फेंगजुआन क्लाइंट्स के सामने जाकर चिल्लाने लगी, ये कंपनी का मालिक बहुत खराब इंसान है, सब लोग यहां से चले जाओ। क्लाइंट्स एक एक करके उठने लगे और अपना सामान समेटकर बाहर जाने लगे। जांग फेंगजुआन यही नहीं रुकी और कर्मचारियों की तरफ देखकर चिल्लाती रही, अपने कीमती सामान संभाल लो, तुम्हारा बॉस 100 मिलियन का कर्जदार है, कभी भी भाग सकता है और तुम्हारी सैलरी भी नहीं देगा। जैसे ही मेरे सहकर्मियों ने मुझे अंदर आते देखा, वे अपने सामान छिपाने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। वो कहने लगे कि सच में बॉस पर 100 मिलियन का कर्ज है, शायद ये पैसे लेकर भाग जाएगा। कौन सोच सकता था? उसकी पत्नी और सास भी यहां हंगामा कर रही हैं, यहां तक कि उसका पुराना दोस्त भी उसके खिलाफ हो गया है। शायद सब सच है, अब नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैं गुस्से में अंदर गया और कहा कि तुम्हें अफवाह फैलाने और हंगामा करने का क्या हक है? मैं तुम्हें कंपनी के नुकसान के लिए केस कर सकता हूं। शू सेनियन बनावटी ईमानदारी दिखाते हुए झांग रुओलान के सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम पर पूरा 100 मिलियन का कर्ज है, यह सच है। कर्मचारियों की फुसफुसाहट और तेज हो गई। तभी मेरी मां अंदर आई और हैरानी से बोली, यह कैसे हो सकता है? तुमने 2 दिन पहले मुझे ऑक्शन से ज्वेलरी दिलवाई थी ना? मुझे अचानक याद आया कि मैंने आज काम के बाद मां को डिनर पर ले जाने का प्लान किया था। झांग रुओलान ठंडी हंसी हंसी और बोली, ऑन एक्शन? वो सब तुम्हारे बेटे ने हाई इंटरेस्ट लोन लेकर खरीदा था, वरना तुम भी फंस जाती। मेरी मां यह सुनकर शॉक में आ गईं। वो जाने लगीं, लेकिन झांग रुओलान ने उन्हें घृणा से धक्का दे दिया और बोली, बाहरी हो क्या? मैंने कहा ना, यह बच्चा तुम्हारे परिवार का नहीं है। मेरी मां को पहले से हाई ब्लड प्रेशर था। वह पीछे लड़खड़ा गईं और सीने को पकड़कर नीचे गिरने लगीं। मैं तुरंत दौड़कर गया और उन्हें संभाला। मैंने कहा, मां क्या हुआ? झांग रुओलान ताने मारते हुए बोली, बूढ़ी औरत ड्रामा कर रही है, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो क्या? जल्दी यहां से जाओ वरना गुस्से में मर जाओगी।
फिर वो झांग फेंक जुआन और शू सेनियन के साथ वहां से चली गई। मां का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह बोल भी नहीं पा रही थीं और बेहोश होने लगीं। मैंने कुछ नहीं सोचा और उन्हें उठाकर सीधे अस्पताल ले गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि हाई ब्लड प्रेशर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बहुत बढ़ गया है। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैं वार्ड से बाहर आया और अपने पिता को कॉल किया, जो बिजनेस ट्रिप पर विदेश में थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुछ सेकंड वहां सन्नाटा रहा और फिर पिता बोले, मैं अभी फ्लाइट बुक करके आ रहा हूं। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम मां का ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा और मैं शू सेनियन और जियांग परिवार को भी संभालूंगा। कॉल खत्म करके मैं मां के पास बैठ गया। मैंने झांग रोलान को दिया हुआ क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिया, वही कार्ड जिससे वो रोज के खर्च चलाती थी। उसे लगता था कि लिमिट सिर्फ 10,000 है, लेकिन असल में उसकी लिमिट 100 मिलियन थी। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। शू सेनियन के कई व्हाट्सएप मैसेज आए थे। उसमें उसकी और झांग रोलान की इंटीमेट फोटो थी और वॉइस मैसेज भी। वो बोला, भाई सॉरी, लेकिन तुम पर बहुत कर्ज है, मैं मदद नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम कुछ बेचकर पैसे चुकाओ, और हां, इससे तुम्हारी हालत भी सुधर जाएगी। रोलान कहती है तुम बेकार हो, इसलिए वो मेरे पास आई। मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं बस हंस पड़ा। मैंने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया था क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? शू सेनियन हंसते हुए बोला, मुझे लगा था तुम अमीर हो, इसलिए मैं तुम्हारा भाई बना। अगर पता होता तुम कर्ज लेकर दिखावा करते हो तो मैं तुम्हें देखता भी नहीं। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। अगली सुबह मैं घर कुछ सामान लेने गया ताकि अस्पताल में मां के साथ रह सकूं। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने झांग रोलान खड़ी थी। वो बोली, तुम अब भी आने की हिम्मत करते हो? आज तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना था ना। झांग फेंग जुआन ने मुझे लात मारी और बोली, देखा ना, तलाक असल में नहीं चाहते थे, बस 100 मिलियन का कर्ज हमसे चुकवाना चाहते थे। मैंने उन्हें धक्का देकर कहा, मेरी मां तुम्हारी वजह से अस्पताल में है और तुम्हें सिर्फ तलाक की पड़ी है। झांग रोलान ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, तुम्हारी मां बीमार है, मेरी नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। शू सेनियन ने मेरे सामने तलाक का पेपर फेंक दिया और बोला, बस साइन करो। झांग रोलान ने पेन मेरी तरफ फेंका और कहा, मैंने वकील से बात कर ली है, अगर तुम कुछ नहीं लेते और सब छोड़ देते हो तो कर्ज भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। जल्दी साइन करो और मेरी शादी में देर मत करो, मुझे ये सब मजाक लगा। मैंने पेपर उठाया और साइन कर दिया। वो कर्ज से बचने के लिए सब छोड़ने को तैयार थी। तो फिर मेरे परिवार की सैकड़ों अरब की संपत्ति वैसे भी उसके हिस्से नहीं आएगी। शू सेनियन तुरंत मुझे खींचने लगा और बोला, चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं, इससे जरूरी कुछ नहीं है। मैंने उसे झटक दिया और कहा कि मेरी मां की आज सर्जरी है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जियांग फेंगजुआन ने फिर मुझे लात मारी और बोली कि बकवास बंद करो, तुम्हारी मां मर भी रही हो तो भी पहले तलाक के पेपर साइन करने होंगे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींच लिया और सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ ले जाने लगे। रास्ते भर जियांग फेंगजुआन जोर जोर से मुझे बदनाम करती रही कि मैंने 100 मिलियन का कर्ज लिया है। आसपास के लोग भी ये तमाशा देखते रहे और बातें करने लगे कि ये आदमी हाई इंटरेस्ट लोन लेकर फंसा है, पत्नी तलाक ले रही है और इसने कर्ज अपने साले पर डालने की कोशिश की है। लोग कह रहे थे कि यह बहुत घटिया है, कोई आश्चर्य नहीं कि पत्नी और सास इसे छोड़ना चाहती हैं। स्टाफ ने पूछा कि क्या तलाक के पेपर की सारी शर्तें तय हो गई हैं? झांग रोलान ने सिर हिलाया और पेपर दे दिया और बोली कि सब तय है, वह खाली हाथ जाएगा, उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रोसेस जल्दी और आसानी से पूरा हो गया। जैसे ही हम बाहर निकले, झांग रोलान मुस्कुराई और बोली कि अब वह आखिरकार आजाद है। वह शू सेनियन से बोली कि वह उससे प्यार करती है और कूलिंग पीरियड खत्म होते ही उससे शादी करेगी। फिर वह पब्लिक में ही उसके गले लग गई और उसे किस कर दिया। वह बोली कि अच्छा हुआ वह उससे मिली, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जियांग फेंगजुआन और ज्यादा घमंडी हो गई और मुझे धक्का देकर बोली कि अब निकल जाओ। उसने कहा कि उसकी बेटी अब शू सेनियन के बच्चे की मां है और अब वह आराम की जिंदगी जिएगी, तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगी। मैं बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी शू सेनियन ने झांग रोलान की कमर पकड़ी और जानबूझकर फोन पर जोर से बात करने लगा ताकि मैं सुन सकूं। वह बोला कि आज रात 7 बजे डानहाई ग्रैंड होटल में सेलिब्रेशन डिनर होगा, प्राइवेट रूम बुक करना है
2012 की लाफाइट की 2 बोतलें भी। फोन रखकर वह मुस्कुराया और बोला कि हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, चाहो तो तुम भी आ जाओ। मैंने गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा कि निकल जाओ। झांग रुओलान हंसकर बोली कि इस बेवकूफ की बात मत सुनो, ये 100 मिलियन का कर्जदार है, कभी भी कर्ज वसूलने वाले इसे मार सकते हैं। जियांग फेंगजुआन ने थूकते हुए कहा कि इसे यही सजा मिलनी चाहिए। तभी अचानक हमारे पीछे लोगों की भीड़ आ गई। आगे एक गंजा और मजबूत आदमी था और उसके साथ 7-8 टैटू वाले गुंडे थे। गंजे आदमी ने जैकेट उतारकर चिल्लाया कि कर्ज चुकाओ, यही सही है। यह देखकर झांग रुओलान और शू सेनियन चौंक गए। जियांग फेंगजुआन ने जल्दी से तलाक का पेपर दिखाया और कहा कि अब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसे चाहे मारो या कुछ करो। गंजा आदमी थोड़ा रुक गया और अपने लोगों को इशारा करके एक आदमी को आगे लाया। जियांग हाओचेंग को पीटा हुआ घायल हालत में घसीट कर लाया गया था। वह दर्द से चीखते हुए बोला कि मां, बहन, जीजा मुझे बचा लो, मैं ही 100 मिलियन का कर्जदार हूं, अगर आज पैसा नहीं दिया तो ये मुझे ले जाएंगे। सब लोग हैरान रह गए। झांग रुओलान बोली कि तुम क्या बोल रहे हो, कर्ज तो किनवेई ने लिया है। जियांग फेंगजुआन भागकर उसे खोलने लगी और मुझ पर उंगली उठाकर बोली कि गलत आदमी पकड़ लिया है, इसे पकड़ो। शुसेनियन ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोला कि तुम कितने घटिया आदमी हो, खुद कर्ज लेकर अब अपने साले पर डाल रहे हो। आसपास के लोग भी मुझे ही गलत समझने लगे। गंजे आदमी ने जियांग हाओचेंग को लात मारी और कहा कि सच बोलो, कौन कर्जदार है। जियांग हाओचेंग फिर चिल्लाया कि हां, मैं ही हूं, मैंने 100 मिलियन लिया है। मैंने कहा था कि अगर आप लोग पैसे दे दोगे तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। उसने मुझे देखकर कहा कि जीजा के पास पहले भी 30 लाख थे, जरूर और पैसे होंगे, जल्दी मदद करो। वह मेरे सामने घुटनों पर गिर गया। मैंने तलाक का पेपर दिखाया और कहा कि मैं अब उसका जीजा नहीं हूं, हमारा तलाक हो चुका है। वह हैरान रह गया। झांग रुओलान ने उसे खींचकर कहा कि पागल हो गए हो, इस गरीब के सामने क्यों झुक रहे हो, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसकी मां अस्पताल में है। जियांग फेंगजुआन ने झांग रुओलान को अलग ले जाकर फुसफुसाया कि शू सेनियन से बात करो, वह कंपनी का बड़ा अधिकारी है, उसके पास 100 मिलियन होंगे। ये सुनकर शू सेनियन का चेहरा बदल गया और वह घबरा गया। जियांग फेंगजुआन चिल्लाई कि तुम 100 मिलियन नहीं दे सकते क्या? तुमने कहा था तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा और बोला कि इसकी नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। झांग रोलान गुस्से में बोली कि तुम कौन होते हो, हमारे मामले में दखल मत दो। शू सेनियन बात बदलते हुए बोला कि मेरी नौकरी बहुत स्थिर है और मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। लेकिन गंजा आदमी अब परेशान हो चुका था और बोला कि उसके पास पैसा नहीं है तो हम इसे ले जाएंगे। जियांग हाओचेंग दर्द से चिल्लाया और बोला कि अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो 100 मिलियन दहेज देना होगा। जियांग फेंगजुआन रोते हुए बोली कि हमारे पास पैसा है, मेरे बेटे को मत मारो, जल्दी कार्ड निकालो। झांग रुओलान ने तुरंत वह क्रेडिट कार्ड निकाल कर दे दिया जो मैंने उसे दिया था और बोली कि इससे अभी पैसे निकाल लो और इन्हें रोक लो, मेरे भाई को मत मारो। बेल्ट आदमी के आदमी ने कार्ड स्वाइप किया और 2 बार बीप की आवाज आई। वह बोला, बॉस, इस कार्ड में सच में 100 मिलियन की क्रेडिट लिमिट है, लेकिन यह लॉक है। बेल्ट आदमी ने कार्ड वापस फेंक दिया और कहा, हमें बेवकूफ मत समझो, कार्ड में पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता। जियांग फेंगजुआन शॉक हो गई और उसने जियांग रुओलान को पकड़ लिया। वह बोली, 100 मिलियन, ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास कहां से आया? जियांग रुओलान वहीं खड़ी मुझे घूरती रह गई। उसका चेहरा उलझा हुआ था। वह बोली, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? जियांग फेंगजुआन जल्दी से शू सेनियन को खींच लाई और बोली, अच्छा दामाद, तुम लोग पहले दोस्त थे ना, जरूर इसने कोई चाल चलकर तुम्हारा पैसा चुराया है, इसलिए तुम पहले हकलाए थे, अब हम पैसा वापस निकलवाएंगे। आसपास के लोग भी उसकी बात मानने लगे और बोले, हाँ यही होगा, पुलिस बुलाओ और इसे पकड़ो। शू सेनियन उस कार्ड को देखकर जलन से मुझे घूरने लगा। तभी जियांग फेंगजुआन मेरे पास आई और मुझे मारते हुए गालियां देने लगी। वह चिल्लाई, तुमने शू सेनियन का पैसा चुराया है, अभी कार्ड अनलॉक करो वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने उसे धक्का दिया और कहा, यह सब मेरे परिवार का पैसा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेल्ट आदमी अब पूरी तरह परेशान हो गया और उसने जियांग हाओचेंग के सिर पर जोर से मारा। वह बोला, अब साफ हो गया, तुम्हारे परिवार के पास सच में पैसा नहीं है। जियांग हाओचेंग के माथे पर तुरंत सूजन आ गई। वह बोला, मेरे पास पैसा है, मेरी मां के पास घर है, हम वो बेचकर पहले पैसे दे सकते हैं। यह सुनकर जियांग फेंगजुआन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह बोली,
तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी रिटायरमेंट वाली प्रॉपर्टी है। बेल्ड आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर किन, आप तो तलाक ले चुके हैं, आप जा सकते हैं। फिर उसने जियांग फेंगजुआन, जियांग रुओलान और शू सेनियन की तरफ इशारा किया और कहा, माँ, बहन और बॉयफ्रेंड यहीं रुकेंगे। ये सुनकर शू सेनियन घबरा गया और बोला, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, मैं इन्हें जानता ही नहीं हूं। जियांग रुओलान हैरान रह गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम क्या बोल रहे हो? हम तो शादी करने वाले थे, बच्चा भी होने वाला है। शू सेनियन ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम्हारा भाई इतना कर्जदार है और तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझे भी फंसा रही हो। जियांग फेंगजुआन गुस्से में आकर शू सेनियन से भिड़ गई और उसे मारने लगी, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाई और थोड़ी ही देर में पिटने लगी और दर्द से चीखने लगी। मैं जाने ही वाला था कि तभी जियांग रोलान अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। वह रोते हुए बोली, क्यों? प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। 30 दिन की कूलिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तलाक वापस ले सकती हूँ। मैंने उसे बिना किसी भाव के देखा और कहा, मैडम, आपने शादी के दौरान धोखा किया है, आप चाहें तो भी मैं अब तलाक का केस कर सकता हूं। उसी समय सड़क पर इंजन की तेज आवाज आई, कई लग्जरी कारों का काफिला आया, सारी ब्लैक में बैक थीं और नंबर प्लेट भी लगातार थीं। कारें रुकीं और दर्जनों बॉडीगार्ड काले सूट में उतरकर 2 लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने एक साथ झुककर कहा, यंग मास्टर किन, चेयरमैन आपको घर ले जाने आए हैं। आसपास के लोग पूरी तरह हैरान रह गए। सब बोलने लगे कि यह कौन है, इतनी बड़ी शानो शौकत। मैंने पहचान लिया, ये कारें शेंगटियन ग्रुप की थीं, जो सैकड़ों अरब की कंपनी है। लोग फुसफुसाने लगे कि यंग मास्टर किन कौन है, क्या वह किन हुआई है? जियांग फेंगजुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, यंग मास्टर किन, चेयरमैन। जियांग रुओलान, जो अभी भी घुटनों पर थी, वह भी स्तब्ध रह गई और मुझे देखने लगी। वह बोली, तुम्हारे परिवार का इतना बड़ा बैकग्राउंड है, तुम इतने समय से गरीब होने का नाटक कर रहे थे। आखिरी कार का दरवाजा खुला और मेरे पिता बाहर आए, काले सूट में, बेहद गंभीर नजरों के साथ। उन्होंने ठंडी नजरों से शू सेनियन को देखा और कहा, तुम तुरंत निकाल दिए जाते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को तुम्हारे गबन के सबूत मिल गए हैं, हम केस करेंगे। शू सेनियन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुझे और मेरे पिता को देखकर कांप गया और बोला, मिस्टर किन, आप उनके पिता हैं? मेरे पिता ने हाथ उठाया और 2 बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वह छटपटाने लगा और बोला, नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। जियान हुआई, मेरी मदद करो, हम तो भाई थे। मैंने बिना भाव के कहा थे, अब नहीं। पिता ने फिर बेल्ड आदमी की तरफ देखा और कहा, जियांग हाओचेंग का कर्ज है, आप कानूनी तरीके से वसूली कर सकते हैं, लेकिन जगह का ध्यान रखना। बेल्ड आदमी मुस्कुराया और बोला, सर, हम लीगल कंपनी हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। पिता ने सिर हिलाया और मुझसे कहा, तुम्हारी मां की सर्जरी होने वाली है, चलो अस्पताल चलते हैं। बॉडीगार्ड्स ने अब भी घुटनों पर बैठी जियांग रोलान को खींच लिया। वह रोते हुए चिल्लाई, पति, मेरी बात सुनो, ये सब शू सेनियन की गलती है, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं अपने पिता के साथ कार की तरफ बढ़ गया। पीछे से वह चिल्लाती रही, पति, मुझे मत छोड़ो, मेरे भाई को बचा लो। जियांग फेंगजुआन भी भागती रही और बोली, हम सब परिवार हैं, पहले कर्ज चुका दो, बाद में बात कर लेंगे। मैं रुका, पीछे मुड़ा और शांत आवाज में कहा, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं और तुम्हारे पेट का बच्चा भी मेरा नहीं है। इतना कहकर मैं कार में बैठ गया। काफिला धीरे धीरे वहां से निकल गया। खिड़की से मैंने देखा कि जियांग रुओलान जमीन पर गिर गई और जियांग फेंगजुआन कार के पीछे भागती रह गई। कार में मेरे पिता ने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें इसका 10 गुना सजा दिलाऊंगा। मैंने पूछा, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मेरे पास शू सेनियन के गबन के पूरे सबूत हैं, इतने हैं कि उसे कई सालों की जेल हो जाएगी। जहां तक जियांग परिवार की बात है, मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया है और जो भी उन्होंने लिया है सब वसूल किया जाएगा। जियांग हाओचेंग के कर्ज को भी और सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने सिर हिलाया। जब हम अस्पताल वापस पहुंचे तो मां की सर्जरी हो चुकी थी। हमें देखकर वह हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात मुझे झांग रोलान के 4-5 मैसेज आए। मैंने खोलकर देखा, वह लिख रही थी, पति, यह सब शू सेनियन की वजह से हुआ। अगर मुझे तुम्हारे परिवार की असली हालत पता होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती।
मैं अभी बच्चे का अबॉर्शन करवा दूंगी और तुम्हारे साथ फिर से शुरू करूंगी। लेकिन दहेज 100 मिलियन होना चाहिए। तुम्हारा परिवार तो दे सकता है ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ज्यादा भाव मत खाओ। तुमने मुझे कभी भी भीख मांगते देखा है क्या? यह मैसेज देखकर मुझे घिन आ गई और मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 3 दिन बाद मां अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए ठीक हो गई। मैं उन्हें लेने के लिए अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, अचानक शू सेनियन सामने से आया और मुझे पकड़ लिया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह बोला, क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकते हो? मैंने भौहें चढ़ाई और उसका हाथ झटक दिया और कहा, दूर हो जाओ, हम कभी भाई थे ही नहीं। मैं अंधा था। शू सेनियन वहीं घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन अब तुम्हारे पिता ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मुझ पर गबन का केस भी कर दिया है। मैं सच में समझ गया हूं कि मैं गलत था। प्लीज अपने पिता से केस वापस लेने को कह दो। मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। आसपास लोग रुक कर देखने लगे। लोग फुसफुसा रहे थे कि यह वही शू सेनियन है जिसे धोखाधड़ी के लिए निकाल दिया गया था। कोई कह रहा था कि यह तो यंग मास्टर किन के सामने घुटनों पर गिरा है। सही हुआ, गलत करने का यही अंजाम होता है। मैंने ठंडी हंसी हंसकर कहा, जब तुम और झांग रुओलान धोखा कर रहे थे तब तुम्हें नतीजे नहीं दिखे। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। शू सेनियन अचानक गुस्से में आ गया और बोला, मेरी गलती नहीं है। यह सब झांग रुओलान ने मुझे बहकाया था। उसने कहा था कि तुम कुछ नहीं हो, तुम उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। वह खुद मेरे पास आई थी। मैं वहां से जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह रोने लगा और बोला, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मेरी मां घर पर है। अगर मैं जेल गया तो उसका क्या होगा? मैंने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा मामला नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वह चिल्लाता रहा कि यह सब झांग रोलान की वजह से हुआ है। तभी पीछे से तेज चीख आई, शू सेनियन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? झांग रुओलान भी वहां पहुंच चुकी थी। वह डीले कपड़ों में थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। वह दौड़कर आई और शू सेनियन को थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाई, यह तुम थे जिसने मुझे बहकाया था। तुमने मुझे पहले से गर्भ निरोधक दवा तक खिलाई थी। अब मैंने अबॉर्शन करवा लिया है और मैं फिर से शुरुआत करना चाहती हूं। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज शेंगटियन ग्रुप की मालकिन होती, सैकड़ों अरब की दौलत के साथ। वह अपने पेट को पकड़कर कमजोर पड़ गई। लग रहा था कि उसने अभी अभी अबॉर्शन कराया है। मैंने घिन से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, हम खत्म हो चुके हैं। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ शुरू करने की बात नहीं की। झांग रोलान ने फिर शू सेनियन को थप्पड़ मारा और बोली, यह सब तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। शू सेनियन ने दर्द में उसे वापस थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, वह मेरा बच्चा था, तुमने उसे कैसे गिरा दिया? झांग रुओलान पागल हो गई और उस पर टूट पड़ी। वह चिल्ला रही थी, तुमने मुझसे शादी करनी थी तो 100 मिलियन दहेज कहां है? पैसे नहीं थे तो मैंने अबॉर्शन कर दिया। दोनों बुरी तरह लड़ने लगे। भीड़ और बढ़ गई। लोग कह रहे थे कि धोखेबाज जोड़ा आपस में ही लड़ रहा है। कोई बोल रहा था, ये दोनों इंसान नहीं है, तमाशा देखो। शू सेनियन का गुस्सा बढ़ गया और उसने उसका गला पकड़ लिया। वह बोला, मेरे पास 100 मिलियन कहां से आएंगे? तुमने ही सब बर्बाद किया है। वह उसे जोर से दबाने लगा। तभी जियांग फेंग जुआन कहीं से ईंट लेकर आई और शू सेनियन के सिर पर मार दी। वह चिल्लाई, छोड़ो उसे, तुम उसे मारना चाहते हो क्या? वह गालियां देती रही और मारती रही। अब झांग रुओलान और शू सेनियन के बीच फिर से मुझ पर नजरें आ गईं। मैंने बस पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारे झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी शू सेनियन ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जियांग फेंग जुआन ने उसे रोक लिया। वह उसे मारने लगा। झांग रोलान ने अपनी मां को बचाने के लिए उसका हाथ काट लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भीड़ बढ़ती जा रही थी और किसी ने पुलिस को बुला लिया था। झगड़े में शू सेनियन ने झांग रोलान के पेट पर कई वार किए। वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह बेकाबू हो गई थी। वह बिना कुछ बोले पलटकर उसे मारने लगी। जियांग फेंग जुआन चीख पड़ी। नीचे से खून बहने लगा। भीड़ डर गई और लोग चिल्लाने लगे कि एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस भी आ चुकी थी। उसी समय मेरे पिता अस्पताल से बाहर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूं। उन्होंने राहत की सांस ली और बोले, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो।
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उन्होंने तुरंत हालात संभाल लिए। बॉडीगार्ड्स ने शू सेनियन को पकड़ लिया। एम्बुलेंस आई और झांग रुओलान को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थीं। उन्होंने कुछ देर तक उसे बचाने की कोशिश की, फिर सिर हिला दिया। कोई भी लाइफ साइन नहीं बचा था। झांग फेंग जुआन पागल हो गई और आगे दौड़ पड़ी। वह चिल्ला रही थी, रुओलान, रुओलान, उठ जाओ। पुलिस शू सेनियन को पकड़कर ले गई। शू सेनियन अपने हाथों पर लगे खून को देखता रह गया और बार बार बोलता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसने उसे नहीं मारा। वह खुद उसके सामने आ गई थी। उसके जाने के बाद पूरा एरिया सील कर दिया गया। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा एम्बुलेंस को देखता रहा, जिसमें झांग रुओलान का शव ले जाया जा रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। झांग फेंग जुआन जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। पिता मेरे पास आए और कंधे पर हाथ रखा और बोले, चलो यहां से, पुलिस संभाल लेगी। मैं उनके साथ वापस अस्पताल वार्ड में चला गया। मां अपना सामान पैक कर चुकी थीं और डिस्चार्ज के लिए तैयार थीं। उन्होंने पूछा, बाहर इतना शोर क्यों था? पिता ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। घर जाते वक्त पिता ने बताया कि शू सेनियन से गलती से झांग रुओलान की मौत हो गई है। अब वह बच नहीं पाएगा। गबन और मर्डर, कम से कम कई दशक की सजा होगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर उन्होंने जियांग हाओचेंग के बारे में कहा, उसकी सिर्फ 100 मिलियन नहीं, बल्कि और भी कर्ज हैं, कुल मिलाकर करीब 20 मिलियन। वह जिंदगी भर भी नहीं चुका पाएगा। यह सुनकर मुझे पहली बार लगा कि अब मैं सच में थोड़ा आराम कर सकता हूं। पिछले कुछ दिन बहुत भारी थे। मैं पूरी तरह थक चुका था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा और फोन निकाला। झांग रुओलान का व्हाट्सएप अभी भी मेरे कांटेक्ट में था, हालांकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसकी मोमेंट्स खोली। 3 दिन पहले उसकी आखिरी पोस्ट थी, नई शुरुआत, बेहतर भविष्य की उम्मीद। उसमें उसकी और शू सेनियन की मुस्कुराती हुई फोटो थी। मैंने फोन बंद किया और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह पुलिस कप्तान का फोन आया। मुझे बयान देने के लिए बुलाया गया। स्टेशन में मैंने सारी बातें विस्तार से बता दी। कप्तान ने कहा, अगर शू सेनियन दोषी पाया गया तो उसे कम से कम 30 साल की सजा होगी। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। स्टेशन से निकलते ही मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, किन वेई, मैं जियांग हाओचेंग हूं। मुझे पता है मेरी बहन मर चुकी है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मजबूर हूं। मैंने वह मैसेज पढ़ा और ठंडी हंसी हंसकर उसे ब्लॉक कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं घर पर मां की देखभाल करता रहा। उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी और उनका मन भी संभल गया था। पिता हर शाम घर आते और मां के साथ बात करते। एक रात खाने के बाद पिता मुझे अलग ले गए। उन्होंने कहा, जियांग हाओचेंग का पता चल गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ उसे? उन्होंने कहा, उसे कर्जदार लोग म्यांमार ले गए थे। उसके बाद से कोई खबर नहीं है। ज्यादातर संभावना है कि वह बचा नहीं। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, जियांग फेंग जुआन का क्या हुआ? पिता ने कहा, वह पागल हो चुकी है। बेटी की मौत और बेटे के गायब होने के बाद वह टूट गई। अब शहर के बाहर कचरे के ढेर में रहती है, रोज कचरा खाती है और बकवास करती रहती है। मैंने धीरे से पूछा और अंदर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पिता बोले, किसी ने सुना है वह बस यही बोलती रहती है कि उसे बेटे बेटी चाहिए थे और सुखी बुढ़ापा चाहिए था। पिता ने सिर हिलाया और कहा, कर्म का फल होता है। मैंने सिर हिला दिया। उसी समय असिस्टेंट आया और बोला, प्रेसिडेंट किन, जियांग हाओचेंग का पता कंफर्म हो गया है। वह म्यांमार के एक कैसीनो में मरा हुआ मिला है। मैंने मुड़कर पूछा, कैसे मरा? वह बोला, बहुत ज्यादा कर्ज था, मारपीट में उसकी मौत हो गई। फिर उसने कहा, शव 3 दिन पहले मिला था, काफी डिकम्पोज हो चुका था। मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे पहले ही समझ आ गया था। 1 महीने बाद शू सेनियन का केस कोर्ट में चला। मैं गवाह के तौर पर कोर्ट गया। वह पहले जैसा घमंडी नहीं था, पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। जज ने फैसला सुनाया, शू सेनियन को गबन और गैर इरादतन हत्या में दोषी पाया गया और 30 साल की सजा दी गई। सजा सुनते ही वह कोर्ट में गिर पड़ा। मैं बाहर निकला तो तेज धूप थी। मैंने हाथ से आंखें ढकीं। पिता आए और बोले, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, हां,
सब खत्म हो गया। 3 महीने बाद मैंने पिता की कंपनी संभाल ली और मैनेजमेंट सीखना शुरू कर दिया। पिता ने कहा कि अब वह उम्र दराज हो गए हैं और समय आ गया है कि मैं जिम्मेदारी संभालूं। रात में मैं कंपनी की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था। हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और शहर को देख रहा था। अगर उस समय मुझे कर्ज के बारे में गलत फहमी नहीं होती और मैं अंधेरे में नहीं रहता तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अंत में यह सिर्फ एक गलत अलार्म निकला। मैं हल्का सा मुस्कुराया और रेड वाइन एक ही घूंट में पी गया।